सीक्रेट एजेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा लड़कियां बन जाती हैं, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप बहुत, एजेंट को बाहर गर्ल्स की कभी कमी नहीं होती है सर। एक सीक्रेट एजेंट जब शादी करता है, क्या बीवी का भी वेरिफिकेशन करवाता है? बीबी नहीं सर, बीबी के रिश्तेदार दूर दूर तक भी। स्नाइपर, हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। लगभग 1300 मीटर दूर से किसी भी आदमी का हेड शूट कर सकता हूँ। मैंने पढ़ा शायद 3100 मीटर बेस्ट है। 3500 मीटर कैनेडियन स्नैपर सर। अगर स्नाइपर्स ओलंपिक में आने लगे तो ओलंपिक के तो पूरे डायनामिक चेंज हो जाएंगे। जासूसी के मामले में दुनिया की अगर टॉप 3 एजेंसी बतानी है, अमेरिकन वेपन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स, हिंदुस्तान के जवान, पूरा वर्ल्ड जीत लें सर। सीक्रेट एजेंट सबसे गंदा टॉर्चर कैसे करता है? सबसे पहले तो जो नीचे के बोन है, इन बोनों को तोड़ देते हैं सर। आपको बांधने की जरूरत नहीं है, आप पैर नहीं रख पाओगे ना जमीन में। मतलब हैमर लिया, हैमर लेने के बाद दोनों ये अलग कर दिए। आपने देखे हैं जो हुक्स होते हैं, हुक, आपका हुक हड्डी में डालेंगे पीछे और आपको ऊपर उठाएंगे। सबसे ब्रूटल क्या सुना? आदमी के ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन को चला दिया जाएगा सर। आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी हड्डी के ऊपर जब ड्रिल मशीन लगेगी सर। जब आप बोन पर कभी एक नीडल को टच करोगे तो आपकी चीख कहाँ जाती है। जब आपकी बोन को ड्रिल मशीन पर डाला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते। आपके मुंह के अंदर सिविर से निकाल के आपके पूरे मुंह में डाल देंगे आप। सबसे बड़ा फेलर क्या है इंडिया में, रॉ का या सीक्रेट एजेंसीज का? मेरे लिए कौटा ऑपरेशन सर। अगर मोरारजी देसाई के अलावा इस देश में कोई दूसरा लीडर होता तो आज पाकिस्तान कभी परमाणु शक्ति नहीं होता सर। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ज़ियाउल हक को भी शेयर कर दी कि एक रात में 24 घंटे में आईएसआई ने हमारे कितने एजेंटों को ढूंढ के मारा सर। इंडिया का सबसे बड़ा स्पाई कौन? रविंद्र कौशिक जी सर। 1998 में इंडिया एटॉमिक टेस्ट करता है, बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बिल्कुल। 99 में सरकार गिर जाती है। सीक्रेट सर्विसेज का इसमें रोल रहा होगा? अकेला CIA इस दुनिया में 59 देशों की सरकार को गिरा चुका है सर। आपके बगल में श्रीलंका खत्म हो गया सर, आपका पाकिस्तान खत्म हो चुका है, नेपाल भी किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। उन्हें एक गवर्नमेंट को गिराना है। अब गवर्नमेंट को गिराने के लिए डायरेक्ट तो आएंगे नहीं सर, बिना वेस्ट की मर्जी के वो गवर्नमेंट गिरी नहीं सकती सर। कि 60 ईयर तक हमारी देश की सरकार को KGB चला रही थी सर। इस श्रीमती इंदिरा गांधी के इनर रिंग के अंदर भी KGB के कुछ एजेंट थे सर। KGB तो ये भी चाहती थी कि 1981 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक और वॉर हो जाए सर। कि इंडिया ने भी एक ऐसा ऑपरेशन किया था कि किसी देश की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। इस ऑपरेशन को करने में 13 साल लग गए सर। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया वहां पर। इंग्लैंड क्यों साउंड कर रहा है? ऋषि सुनक इंग्लैंड। इज इट पॉसिबल कि कभी लाइफ में सच में ऐसा हुआ कि ISI या रॉ ने साथ मिले कोई ऑपरेशन अंजाम किया हो? ये अनसेड रूल होता है कि अगर हमारे को डेंट किया तो हम भी बदला लेंगे। मेरा एक फ्रेंड तार को क्रॉस करके बाहर चला गया था और उसकी बॉडी में 18 नग बोल थे, ड्रिल मशीन से छेद करके। उससे 3 गुने ज्यादा हमने भी बदला लिया होगा सर। मुझसे ऐसे ही निकलता है सर। दुनिया में किसी को मेरा रियल नेम भी नहीं पता और मेरी जाति क्या है वो भी नहीं पता। और मैं अगर असली नाम लकी सिंह बिष्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ये प्रूफ कर दे, नाम छोड़ दो मेरी कास्ट में बिष्ट है, तो मैं दोबारा आपके यहीं पर पॉडकास्ट में बैठूंगा सर। लकी सिंह बिष्ट आपका नाम नहीं है? नहीं है सर। मैं प्रूफ कर दो कोई सर। ये कहते हैं कि इंसान भगवान की बनाई हुई एक ऐसी हस्ती है जो भगवान के इशारों पर चलती है, कठपुतली है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये दुनिया सीक्रेट सर्विसेज की कठपुतली है? किस देश में शांति है, किस देश में शांति है, ये तय करने वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके देश में लोग सुकून से सोएंगे या आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। आज उस कहानी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान है, नाम है लकी सिंह बिष्ट, पॉडकास्ट की दुनिया के अरिजीत सिंह। थैंक यू सर। कौन है लकी, मेरे को बताइए, क्योंकि सारी दुनिया में आपको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। कोई कहता है NSG कमांडो है, कोई कहता है स्नाइपर है,
कहीं पर मैंने पढ़ा बॉम्ब एक्सपर्ट है, फिर मैं देखता हूं बहुतेरी किताबें निकल कर आ रही हैं, आगे बढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में आप नजर आने वाले हैं, वेब सीरीज में आपका नाम आने वाला है। कौन है लकी सिंह बिष्ट? सर आज तो मैं यही बोलूँगा कि एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की धरती में पैदा हुआ हूँ सर, बस। क्या क्या आपकी क्वालिटीज हैं, हम चाहते हैं इस बारे में बताइए, क्योंकि हम सब ने जो पढ़ा है वो इधर से पढ़ा है, उधर से पढ़ा है, उधर से पढ़ा है, लेकिन सीक्रेट सर्विस, देखो एक्चुअली क्या होता है आई एम श्योर सब कुछ सबको नहीं पता होगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, सेम ऐसे ही है। देखो एक नॉर्मल आदमी को समझ में आए, एक सिविलियंस को समझ में आए, क्योंकि आर्मी और सीक्रेट सर्विस की लैंग्वेज बहुत हार्ड है सर। मतलब कि बात करने का तरीका, जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगा तो हम उसको आसान शब्दों में समझाएं। क्या होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है नॉर्मली तरीके से, अगले ने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो डिफरेंट कोर्सेज करता है, कोई PhD करता है, कोई BBA करता है। तो सेम यही प्रोसीजर भी क्या है सर, डिफेंस का भी यही प्रोसीजर है, सीक्रेट सर्विसेज का भी यही प्रोसीजर है कि एक नॉर्मल जो भी एक सोल्जर होगा, एक एजेंट होगा, वो एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करेगा, देन उसके बाद वो किन चीज़ों में एक्सपर्ट बनता है। एक नॉर्मल आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सेम आर्मी की भी, आर्मी में भी एक बंदा नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग करके आता है, देन उसके बाद अलग अलग कोर्सेज करता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जैसे समय चल रहा है, जैसे टेररिज्म का तरीका चेंज हो गया, आने वाले फ्यूचर में आपके देश को किन चीज़ों से खतरा है, तो उन चीज़ों के लिए क्या होता है, उसको डिफरेंट क्लासेस दी जाती है। तो सेम वही, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंफ्यूज होता है कि लोग बोलते हैं स्नाइपर है, बॉम्ब टेक्नीशियन है, क्या है, तो मैं उनको ये बता दूं कि एक बेसिक जो एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने के बाद क्या है कि जब भी हम लोग ऑपरेशंस में रहते हैं, देन ऑपरेशन में आने के बाद हमारा एक टाइम ड्यूरेशन होता है सबका, वो मेरा भी होगा, और दुनिया में सिर्फ हमारी ही सीक्रेट सर्विसेज की बात नहीं कहूँगा मैं, दुनिया में चाहे वो CIA ज्वाइन किया हो, MSS किया हो, मोसाद किया हो, सबका यही प्रोसीजर है जो हमारा है। अपग्रेड करने के लिए जैसे आया और बोला कि यार ठीक है, लक्की बिस्ट को एक काम करो, बॉम्ब की ट्रेनिंग के लिए भेज दो, एक कोर्स करने के लिए भेज दो। बॉम्ब की ट्रेनिंग करने के बाद आए, देन ग्रेडिंग चेक किया यार कौन सी ग्रेडिंग लेके आए। जैसे मतलब आप स्कूल में भी बच्चों को एक मार्कशीट मिलती है, तो हमारे यहाँ भी ग्रेडिंग्स चलती हैं, AA लेके आया, AI लेकर आ रखा है, देन उस ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं यार इसको और एडवांस ट्रेनिंग कराओ, ठीक है, ये अच्छी ग्रेडिंग लेकर आया है तो इसको और एडवांस ट्रेनिंग कराओ, देन उसके बाद और एडवांस ट्रेनिंग करी जाती है। देन सेम हम दूसरी ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं, स्नाइपर के ऊपर। देखते हैं कि हम लोग भी फायरिंग प्रैक्टिस हर एक की होती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी हो, कोई भी आर्मड फोर्स की बात बताऊंगा मैं तो सीधे मैं बोलता हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों ना हो, CPO ही क्यों ना, वो भी एक हर रोज या हर वीकली या क्वार्टरली उन लोगों का भी क्या होता है, फायरिंग प्रैक्टिस चलता है। सेम हमारा भी ऐसा होता है कि जब लोग ऑपरेशन से आए, जो जितना काबिल उसको उसके हिसाब से उतनी ज्यादा ट्रेनिंग, उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग हर चीज में अपग्रेड होता जाएगा, वो उसकी जो भी उसकी काबिलियत है उसके सर्विसेज के साथ जुड़ती रहेगी सर। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि अगर किसी देश में शांति है तो पीछे सीक्रेट सर्विस, अशांति है तो सीक्रेट सर्विस। सर सहमत है या सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ सर, कि दुनिया को ये लगता होगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को, चाहे उसकी गवर्नमेंट चलाती है कुछ भी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ की सीक्रेट सर्विस का होता है सर। कि वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की, चाहे हमारी सीक्रेट सर्विस हो, चाहे कोई भी सीक्रेट सर्विस, चाहे आप MI5 ले लो, CIA ले लो, ISI ले लो, तो हर सीक्रेट सर्विस ये चाहती है कि उसकी देश में शांति रहे, बाकी चाहे दुनिया खत्म हो फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे बांग्लादेश में अभी अशांति हुई, इसके पीछे भी कोई सीक्रेट सर्विस होगी? 100%। इसके पीछे भी कुछ वेस्ट के पावरफुल लोग हैं, हमें दिखाई कुछ और देता है। ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश बोल रहा है ये उनके वर्ड्स हैं, वर्ड्स उनके नहीं है सर, वर्ड्स किसी सीक्रेट सर्विसेज के हैं। और ये ऐसा नहीं कि 2 दिन की प्लानिंग है, इसके पीछे सालों की प्लानिंग है किसी ना किसी की। ये वैसे जैसे ट्विटर पे ट्रेंड होता है। डेफिनेटली, मतलब आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं है। आपको मैं इस हद तक बताऊंगा कि अगर एक सीक्रेट सर्विसेज को मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं, एक एजेंट है ना सर, उसके टारगेट ही दुनिया में 3 है। यहीं से लोग समझ जाएंगे। एक एजेंट का जो टारगेट होता है, पहला टारगेट होता है उसको किसी लीडर को खत्म करना। वो लीडर कोई भी हो सकता है सर, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर हो सकता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है। उसका सबसे छोटा टारगेट है। उसका सेकंड टारगेट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। सपोज करो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ISIS हो गया या आप LTT ले लो, सेम एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। एक एजेंट का जो लास्ट टारगेट होता है, सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी देश को ही खत्म करना। अब लोगों के लिए कंफ्यूज हो गया, देश को कैसे खत्म करेंगे। आज 1947 तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और दुनिया पर राज करेगी, सेम उससे पहले। लेकिन खत्म करने का मतलब आप सेम देख सकते हैं, आपके बगल में श्रीलंका खत्म हो गया सर, आपका पाकिस्तान खत्म हो चुका है, नेपाल भी किसी और के कंट्रोल में जा चुका है, बांग्लादेश खत्म हो चुका है। जैसे तस्वीरें आती हैं कि वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया किसी एक मुद्दे को लेकर, ये सिर्फ छलावा होता है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 2 तरह का लड़ाई होता है सीक्रेट सर्विस में। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई क्या हुआ सर? इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई ये है कि सपोज करो
कि आप मेरे दुश्मन हो, मैं आपको डायरेक्ट फाइट नहीं करूंगा, यहां पर मैं इनडायरेक्ट तरीके से फाइट करूंगा। इनडायरेक्ट तरीके से क्या होगा, मैं एक तीसरे आदमी को जन्म दूंगा। सेम कैसा, आप एग्जांपल ले लो कि दुनिया में पहला टेररिज्म, आप आईएसआईएस ले लो, तालिबान ले लो, अलकायदा ले लो। सीआईए को लगा कि नहीं, किसी भी कीमत पर यूएसएसआर को बैकफुट फेंकना है अफगानिस्तान से। उन्होंने एक ऑपरेशन साइक्लोन चलाया जो दुनिया में किसी को नहीं पता, और उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी एड फंडिंग दी पाकिस्तान की आईएसआई को। आईएसआई डायरेक्ट आ गया इस वॉर में, और उसने पहली बार मुजाहिदीन तैयार करना शुरू किया। अमेरिका ने दोनों चीजों से हेल्प करी। हेल्प किससे करी? फंडिंग से हेल्प करी, पावर से हेल्प करी, पॉलिटिकल हेल्प करी। तीनों चीजें उन्होंने मदद करी, और दुनिया में पहली बार क्या तैयार किया? एक मुजाहिदीन तैयार किया, अब एक टेररिज्म तैयार किया जिहाद के नाम पर, कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में है। उन लोगों का यूज करके किसको बैकफुट फेंकवाया? यूएसएसआर को, जो आज दुनिया भुगत रही है। आज भी आप आईएसआईएस को देख रहे हैं, कल आप देखा कि आपने सीरिया की गवर्नमेंट चेंज हो गई। सेम बांग्लादेश, एक बांग्लादेश का क्या है कि उन्हें एक गवर्नमेंट को गिराना है। अब गवर्नमेंट को गिराने के लिए डायरेक्ट तो आएंगे नहीं सर, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, आप किसी देश के अंदर जाके उसके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले एजेंसीज क्या करती है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई गवर्नमेंट है, आप ही की गवर्नमेंट है, एक एजेंसी का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट में कौन भ्रष्ट लोग हैं। दुनिया में 100% कहीं भी अच्छे नहीं होते सर। दुनिया का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जो कहेगा मेरे 100 के 100 लोग अच्छे हैं। 100 में से पता चला 3 लोग क्या है, करप्ट हैं। उन 3 लोगों को एजेंसी क्या करेगी, अपने साथ मिलाएगी। दूसरी चीज, तीसरा वो क्या करेगी, एक बड़े पैमाने पर जो बहुत बड़ा सच है, वहां की मीडिया को अपनी ओर लेना चाहेगी सर। उनका मीडिया भी उनके कंट्रोल में आएगा। अगर किसी देश की गवर्नमेंट गिरी है ना सर, तो 100% में मैं मान ही नहीं सकता कि बिना देश की मीडिया की ये हेल्प हो सकती है। 100% नहीं होंगे उसमें भी, 100 में से 10 लोग मीडिया के लोग होंगे, वो भी उनके साथ आएंगे। 2 चीजें। और छोटे छोटे इजी पैसा खर्चा करके, पैसा खर्च किसी भी तरीके से सर, जरूरी नहीं है पैसा खर्च करके। ये भी लोगों की गलत फहमी है। बहुत बार क्या होता है कि पैसा ही, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, लक्की बिस्ट है कि मुझे क्या है कि कुछ एक शौक है लाइफ में, मैं एक अच्छा हूं और मतलब एक पावर में बैठा पड़ा हूं मैं, लेकिन मैं नहीं कहूँ मैं यार भाई मैं इस देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन क्या है कि मेरे कुछ एक शौक गलत है। मैं क्रिकेट की बैटिंग भी करने लग गया, 2 लोगों ने बोला लक्की भाई थोड़ा पैसा भी कमा ले, थोड़ा जुआ भी खेलने लग गया। साला वहां कर्जे में डूब चुका हूं सर, मेरे ऊपर कर्जा हो चुका है। आपकी मजबूरी का फायदा मजबूरी का फायदा होगा, वो लोग मुझे और कर्जा देंगे। अब मेरी मजबूरी या तो मैं सुसाइड करूं, अपनी फैमिली को मारूं, या उनके साथ काम करूं। एजेंसी सर चाणक्य क्या वो रूल फॉलो करती है, साम दाम दंड भेद। चूंकि जिस तरीके से करना है वो अपने पूरे के लोग को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और ये जगह जगह पर जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना सर, ये भी पूरा गेम एक एजेंसी का ही होता है। आपने श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं इंडिया में आता हूँ। 1998 में इंडिया एटॉमिक टेस्ट करता है, बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। 99 में सरकार गिर जाती है। सीक्रेट सर्विसेज का इसमें रोल रहा होगा सर। मैंने आपको क्या बोला कि अकेला CIA इस दुनिया में 59 देशों की सरकार को गिरा चुका है सर। मैं तो ये बोलूंगा कि हम लोग, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे आपके भी कि यार आप CIA की बात करते हो, आप मोसाद की बात करते हो, है ना, क्या हिंदुस्तान की RNW ने कोई काम नहीं किया? सर हमने दुनिया में वो ऑपरेशन करे हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। आऊंगा वहां तक, लेकिन मैं ये जो सवाल डेफिनेटली सर, बिना वेस्ट की मर्जी के वो गवर्नमेंट गिर ही नहीं सकती सर, क्योंकि वेस्ट ने हम पर बैन लगाया था। डेफिनेट मैं कह रहा हूं, वेस्ट नहीं चाहता था कि हम न्यूक्लियर पावर बने। सर वेस्ट की मर्जी के आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को गिरा ही नहीं सकते सर, और उसके लिए इंडिया के लोग बहुत सारे इंडिया के लोग इन्वॉल्व। मैं आपको ये बोल दूं सर कि बड़ा शॉकिंग लगेगा लोगों को कि 60 ईयर तक हमारी देश की सरकार को KGP चला रही थी सर। KGP डिसाइड करती थी कि देश में किसकी सरकार होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के इनर रिंग के अंदर भी KGP के कुछ एजेंट थे सर। यहां तक मैं आपको ये बताऊं कि KGP तो ये भी चाहती थी कि 1981 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक और वॉर हो जाए सर, ऑपरेशन तुर्कम। तो हमें लगता ही है सर, जो आज भी देख रहे हैं ना सर कि CAA के लिए लोग धरनों में बैठ गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, लोग महीने भर धरने में बैठे हुए हैं, इनकी बच्चों की फीस कौन दे रहा है सर? इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? ये तो सुबह तैयार होकर आ जाते हैं वहीं पर बैठने, शाम को उनको बढ़िया खाना भी मिलता है, घर में बैठकर सब चीजें होती हैं, वो पैसा आ कहां से रहा है? नहीं तो ये क्या शाहीन बाग या किसान आंदोलन, ये भी इनडायरेक्टली लिंक्ड है सर। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 10 लोग की मजबूरी हो सकती है कि किसानों की खेती खराब हुई, उन 10 लोगों में 2 करप्ट आदमी का घुसना कौन सी बड़ी बात है सर? कि कहीं ना कहीं से ट्रकों में भर के लोग आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो ना सर, जो ट्रकों में भर के लोग आए होंगे ना, मजदूर लोग, किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 1000 रुपये मिल रहे हैं, भाई दिन भर यहाँ बैठे रहे, उनको पैसा दे कौन रहा है सर? यार मैं भी किसी को 100 रुपये नहीं देता भाई, मेरी मेहनत की कमाई है सर। आज मैं भी अगर कोई भी मुझसे कोई भी भिखारी पैसा मांगता है तो मैं भी पर्स चेक करता हूँ यार, कि सबसे एक छोटा नोट हो सकता है कॉज के लिए हो। लोग कहेंगे ना कि कॉज के लिए शायद दिया हो, कोई ऐसा आदमी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखता हो सरकार से, उसके पास कहां से आया है सर?
उसको भी तो कहीं से फंडिंग मिली है सर, किसी ना किसी को तो फंड हुआ है ना कहीं कोई से। ऐसा ऑपरेशन आप लोगों ने अंजाम दिया था कभी हमने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं जहां life पर के आप अंदर। लोगों ने ऐसे क्राउड को अगेंस्ट किया हो या धरने पर बैठाया हो? नहीं, हम भी करते हैं सर, ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं। मैं आऊंगा, हम तो ये बोलेंगे सर हमने 13 साल में एक देश की गवर्नमेंट की चेंज कर दी सर, एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया वहां पर एक देश के अंदर। शायद कुछ आने वाले टाइम में अगर हिंदुस्तान को पता चलेगा, कभी हमारी फाइल्स लोधी रोड से बाहर निकलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि इंडिया ने भी एक ऐसा ऑपरेशन किया था कि किसी देश की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। इस ऑपरेशन को करने में 13 साल लग गए सर। 13 साल के अंदर क्या नहीं किया होगा सर। उनके पूरे जितने भी उनके मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्टर्स को खरीदा सर, ठीक है, जगह जगह पर वहां पर धरना प्रदर्शन करवाया, उनकी पूरी मीडिया को मैनेज किया। वो वहां के जो लीडर थे, इंग्लैंड क्यों साउंड कर रहा है? ऋषि सुनक इंग्लैंड? नहीं, मतलब जो भी है सर, मैं एक्चुअली कंट्री का नाम डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। और हमने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया सर किसी ना किसी देश में। तो सेम सिचुएशन सेम यहाँ भी होता है सर। वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। हाँ, बहुत सारी मतलब जो भी है सर, मैं आपको मैं कुछ टाइम के बाद, आने वाले टाइम में हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद, जब ये फाइल्स बाहर आएंगी, लोगों को पता चलेगा कि एक ऑपरेशन हमने भी स्टार्ट मतलब इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाकन नहीं है। इत्तेफाकन नहीं है सर। मैं देखो, मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर वो नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि दुनिया के अंदर जो भी डिसाइड करती हैं एजेंसीज, डिसाइड करती हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। हमको सबको पता होता है सर, हर देश के अंदर एक एम्बेसी है ना सर, सबके एम्बेसी है। हम एम्बेसी के अंदर नहीं घुस सकते सर, लेकिन हमें पता होता है कि एम्बेसी के ऊपर क्या चल रहा है। हम किसी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं करते हैं सर, क्या आ रहा है उनके एम्बेसी में, क्या प्लान हो रहा है। अगर हम उनके एम्बेसी में घुसेंगे तो एक देश के ऊपर वॉर माना जाता है सर। ये तो हमारे साथ ही हर जगह होता है सर। ये तो कभी कभी क्या होता है, अपने ही देश को सेव करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम ना चाहते हुए भी करें। मैं आऊंगा उधर, थोड़ा सा मैं आपकी पर्सनल लाइफ एक्सप्लोर करता हूँ कि ये सारी बातें तो आपने हर जगह कही है। बिग बॉस जाने का न्योता मिला था सर? बिग बॉस जाने का न्योता मिला। क्यों नहीं गए? इतने सारे किस्से कहानियां सुनाते हैं आप, वैसे भी इतना छाए हो, हर जगह पॉडकास्ट कर रहे हो। बस बिल्कुल सर, आपने ये चीज सही बोला कि बहुत सारे पॉडकास्टों में बहुत सारे लोगों के मेल आए। ये बिग बॉस पर भी आए कि जैसे बिग बॉस में बहुत न्यूज हुआ है, क्या रिवील करना रह गया। बहुत सारी चीजें तो रिवील कर दी है ना। अगर बिग बॉस में चले जाते तो और क्या चीजें रह जाती रिवील करने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूँ सर कि चलो आप ही केस से बोलता हूँ कि उन लोगों को बहुत शौक होगा सर कि आज तक जिन्होंने हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरे बारे में सुना, मेरे बारे में पढ़ा, तो मैं आपको ये बोलूं कि मैं एक सीक्रेट सर्विस में रह चुका हूं, भारत सरकार के लिए मैंने काम किया है। और आज तक इस दुनिया में मेरी फैमिली या जिन्होंने मुझे पढ़ाया, शायद मैं 10th तक जिस स्कूल में पढ़ा, वहाँ के टीचर को छोड़कर, शायद अगर उनको मैं याद दूंगा इस टाइम, उनको छोड़कर इस दुनिया में किसी को मेरा रियल नेम भी नहीं पता और मेरी जाति क्या है वो भी नहीं पता। और मैं अगर असली नाम लक्की सिंह बिष्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ये प्रूफ कर दे, नाम छोड़ दो, मेरी कास्ट भी बिष्ट है, तो मैं दोबारा आपके यहीं पर पॉडकास्ट में बैठूंगा सर। कोई आके ये बोल दे कि मैं ये प्रूफ करता हूँ कि इसका नाम लक्की और बिष्ट इसकी कास्ट भी है करके, जो दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इससे ज्यादा यार हमारे बारे में क्या जानोगे सर। आज तक हमारा रियल नाम भी नहीं जान पाए कि हमारा वास्तविक नाम क्या है। लक्की सिंह बिष्ट आपका नाम नहीं है? नहीं है सर। मैं प्रूफ कर दो कोई सर, बिष्ट में मेरी कास्ट प्रूफ कर दो कोई। अब आप बोल रहे हो ना मैंने बहुत सारी चीजें जान ली, तो लकी बिष्ट नाम क्यों रखा? मैं आप सर ये चीज वो चीज अलग है कि बहुत सारे नाम रहे, जैसे आप लक्की बिष्ट बोल रहे हैं, दुनिया में बहुत नाम रहे। इस नाम से लोग मुझे ज्यादा जानते हैं, इस नाम से अभी हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जानते हैं लक्की बिष्ट के नाम से। मैं कह रहा हूँ यार आज तक मेरा नाम नहीं जान पाए, बाकी सीक्रेट चीज तो बहुत दूर की बात है ना सर। आप सिर्फ उतना ही जान पाए हो जितना हमने आपको बताया सर। फिर आपने ये कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी मम्मी जो है मेरी बायोग्राफी पढ़े। वो क्योंकि सर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ, रीज़न क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो हम लाइफ में फेस करके आए। सपोज करो कि मैंने लाइफ में बहुत बुरे वक्त भी देखा है, अपने जीवन के बहुत बुरे वक्त भी देखा है, जो मैं नहीं चाहता कि यार हर आदमी वो देखे। तो कभी वो बुरा वक्त अगर कल मेरी बायोपिक के अंदर आता है तो मेरी माँ को नहीं पता है मेरे बेटे ने कितनी तकलीफें देखी अपनी लाइफ में। मेरी एक माँ को हमेशा, अगर आप भी हो, कल आप भी कहीं जा रहे हो और आपने खाना नहीं खाया, तो अपनी मम्मी को थोड़ा ना बोलोगे आप कि माँ मैंने खाना नहीं खाया। आप तो बोलोगे माँ मैंने खाना खा लिया और मैं बढ़िया तरीके से रह रहा हूँ, यही तो बोलोगे। आपकी माँ को लगा यार मेरा बेटा दुनिया में जहाँ भी रहा हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन कल वही मेरी माँ ही स्क्रीन में देखे यार मेरे बेटे ने लाइफ में ये तकलीफ है, तो वो अपने को सब नहीं चाहिए। माँ को तकलीफ होगी तो अपन नहीं चाहते कि कभी मेरी बायोपिक मेरी माँ देखे, ताकि मेरी माँ को मेरी बायोपिक देख के तकलीफ हो सर। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम लकी बिष्ट नहीं और नाम ये गलत है, तो फिर जो कहानियां आप बता रहे हो या जो किताबें आप छाप रहे हैं, जो वेब सीरीज मूवीज आप बना रहे हो, उनमें पूरा सच्चे लोग ये क्यों यकीन करें? नहीं सर, जो भी बुक्स पर नाम है, जो भी चीज़ है, अगर आपने एक चीज़ देखा है कि इंसिडेंट ऑपरेशंस रियल है ना सर, जो ऑपरेशन है वो रियल है। कैसे किए हैं, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आज तक किसी भी ऑपरेशन में मैंने कभी किसी का नाम नहीं बताया होगा कि यार इस ऑपरेशन में ये भी था या मेरी टीम के अंदर ये भी था, कभी भी किसी का नहीं। अगर आप मेरी बुक भी पढ़ो, मेरी बुक में भी जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ के उनके नाम भी चेंज किए गए और चेंज होने का रीजन भी बताया है।
पैरामाउंट को एक रीजन भी बताए कि हम अगर कुछ एक नाम को चेंज कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है सर। बट आप लोग की वर्क प्रोफाइल में कोई ऐसे क्लॉज नहीं थे कि आप लोग रिटायरमेंट के बाद हाँ बिल्कुल इन चीजों को रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आते हो, बिल्कुल आपके बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, वो मिलियंस देखे जा रहे हैं। उसका रीजन है लोग जानते नहीं रॉ के बारे में, रॉ के ऑफिसर्स आते नहीं आमतौर पर, लकी बिश्ताते रहते हैं, हर जगह आते हैं, हर कहानी बताते हैं, हर विषय पर बात करते हैं। तो ये आप लोग के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता? नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में सर डेफिनेटली अगर मेरे किसी भी, मैं ऐसा इन फ्यूचर का कोई भी ऐसा ऑपरेशन बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में जो इंडिया अभी प्रेजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। मेरे दोस्त लोग हैं या जो भी मेरे कलीग हैं या जो मेरे साथ के हैं, वो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है, हो सकता है मैं उनको भी आगे 2 साल के बाद आपको बताऊंगा कि अगर आप मुझसे भी पूछोगे 2 साल के बाद कि यार इंडिया के अंदर भी एक इंसिडेंट चल रहा था बहुत टाइम में, हर जगह पर एक इंसिडेंट कंटिन्यू चल रहा है, कभी कनाडा उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, कभी यूएस, ये हुआ कैसे? तो हो सकता है कि 2 साल के बाद मैं आपको बताऊं यार ऐसे हुआ, लेकिन अभी नहीं बताएंगे कि अभी कंटिन्यू कुछ। बट जो पुराने हो गए जो उनको रिवील करने पे कोई एतराज नहीं पुराने होता। हो सर, हम आप सीआईए के ऑपरेशंस देखो, वो तो अपने फाइल्स भी ओपन्स करते हैं। हम तो आपको वो बता रहे हैं कि जो हो चुके हैं सर दुनिया के अंदर। मैंने आज तक कभी ये नहीं बताया कि क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। कभी रॉ से कॉल आया आपको कि यार लकी तुझे ये बताने की जरूरत क्या थी? नहीं डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं, मेरे जो भी सीनियर्स लोग हैं जिनसे मैं आज भी बात करता हूँ, तो आज भी उनसे मेरी बात होती है, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ। और मैं एक सीनियर को मैंने मैसेज भी भिजवाया, मैंने कहा सर कि आपने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में क्या बोला यार? बोला मैं नहीं बोल रहा था यार, वो जबरदस्ती वो पूछने की कोशिश कर रहे थे और मैं बात को घुमा रहा था। आपने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया, कभी डर लगता है कि यार किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो, अब मैं खुलकर बता रहा हूँ, मेरी लाइफ पे डेथ थ्रेट आ जाए? ये सर देखो, ये तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मेरा एक चीज़ और मानना है सर, क्योंकि आपकी एजेंसी का नाम है सीक्रेट सर्विस, मतलब बिल्कुल उसमें सीक्रेसी की बात है। हाँ लेकिन कि जब तक गुप्त है। हाँ लेकिन आज तक शायद जो भी आपने नेट में पढ़ा होगा या जो भी आर्टिकल्स होंगे या जो भी दुनिया में दिए हैं कि इतने लोग मरे हैं, ये मरा है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं बोला यार मैंने इस आदमी को किल, मैंने पर्टिकुलर किसी आदमी का तो नाम ही नहीं बोला कि इसको टारगेट मैंने किया। जैसे ये तो पता लगे ना आप रॉ से हो, अब मान लो आईएसआई को आप पे नजर आ जाए कि इंडिया में एक बंदा है लकी बिश्त नाम का, रॉ में काम करता था, बड़ी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, एटलीस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर तो पूरा पता होगा। डेफिनेटली तो वो आपको उठाने की कोशिश कर ले। आपको नहीं लगता कि ये जो वोकल होने से ये चीजों का डर बना रहता होगा? नहीं सर देखो, मैंने आपको बोला कि मैंने भी लगभग 16 ईयर्स में दे रखे हैं। जब लोग स्कूल पढ़ते होंगे शायद तब मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर ली थी। तो मुझे भी ऊपर, आप मुझे 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दो किसी आदमी को, मैं ये बता दूंगा यार डिफेंस से बिलोंग करता है। इतनी काबिलियत अपनी भी है कि आप 100 लोगों की भीड़ में मैं आपको बता दूंगा सिविलियन है, इसका कहीं ना कहीं आर्मड फोर्स से बिलोंग करता है करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देंगे सर। ठीक है। बॉलीवुड में जो दिखाते हैं एक्टर्स को, ये कुछ रियलिस्टिक लगते हैं या लगता है सब फर्जीवाड़ा, या सीक्रेट सर्विस जैसे बड़ी सारी फिल्में सलमान भाई करते हैं, आजकल तो स्पाई वर्ड शुरू हो गया है, कुछ रियलिस्टिक होता है या सब हवाबाजी लगता है? सर देखो क्या है कि देखो उनको तो पिक्चर बनानी है सर, उनको एंटरटेन करना है कि कैसे भी करके एक मास ऑडियंस एंटरटेन हो। ठीक है, कि आपको लगता है कि सर एक आदमी हजारों गोलियां चलाएगा, ठीक है, आपको एक भी बुलेट नहीं लगी कि आप एक पिस्टल से सबको मारने चले जाओगे, लोग सामने M16 लेके बैठे हुए है ना, लोग MMG लेके बैठे हुए और आपको कुछ भी नहीं हो रहा। एक ही आदमी आपका सुपर हीरो है सर, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भी वही गैदरिंग करता है, जाता भी वही है, एनिमी को भी वही टारगेट करता है। तो वो एक पिक्चर है सर, उसको हमको सिर्फ एक एंटरटेन की नज़र से देखना चाहिए, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। आप दिमाग लगाओगे तो सर पिक्चर नहीं देख पाओगे। किसी पॉडकास्ट में सबसे वाहियात सवाल आपसे क्या पूछा गया? सर बहुत सारे हैं, मतलब जैसे कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा कहाँ आ गया, मैं क्यों पूछा यार मुझसे सवाल? नहीं सर, जैसे अभी पॉडकास्ट के अंदर भी है कि एक ने पूछा यार कि क्वेश्चन यार ये देशभक्ति कैसे आ जाती है लोगों के अंदर, हमें इसका क्या आंसर दूं यार सर? कि मतलब एक आदमी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि यार ये देशभक्ति कहाँ से आती है। अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है सर कि मतलब मैं क्या बोलूँ यार सर, कि एक आदमी मुझसे क्वेश्चन पूछा देशभक्ति कहाँ से आती है, तो मैं उनको बोलता है यार कि सर आप भी हर रोज पैसे कमाने के लिए सुबह से दौड़ते हो, ये अंदर आपके कहाँ से आता है, सुबह से निकल जाते हो आप रात तक, तो इसका आंसर ही नहीं है ना सर। हम इसका क्या आंसर दूं, आप ही बताओ सर। हाँ, बट ये सवाल शायद इसने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, जैसे आप लोग प्रधानमंत्री की सर्विस में रहे, तो हमने कई बार देखा कि या देश की सर्विस में रहे, जैसे मैं अभी कर्नल राठौड़ का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फौजियों को इतना कॉन्फिडेंस देता कि हमें पता कि आगे जाएंगे और हमें शायद 2-4 बचेंगे, बिल्कुल, बट वो जज्बा हम भर देते हैं कि सब एक साथ जाएंगे, बिल्कुल, और सबको पता होता है कि हमें शायद 2-4 ही बचने वाले हैं, हमें पता है कि हमारी जिंदगी चली जाएगी युद्ध में जब फ्रंट सामने वॉर होती है, लेकिन हम जाते हैं, तो शायद माइट भी वो थॉट हो उनके जहन में पूछने के पीछे। लेकिन सर मतलब ये अगर यही क्वेश्चन कोई बाहर का पूछे सर, अगर कोई ये क्वेश्चन में से कोई पाकिस्तानी पूछे, है ना, तो मैं मानता हूँ, कोई इजरायली पूछे, कोई CIA का बंदा पूछे, कि MSS का पूछे यार कि एक हिंदुस्तानियों में इतना देशभक्ति कहाँ से, लेकिन आप तो मेरे ही देश के हो सर,
क्वेश्चन ही नहीं बनता ना सर। ISI में दोस्त है आपके? सर ये तो मैं क्या बताऊंगा ISI अच्छा, एक एजेंट की जिंदगी रिटायरमेंट के बाद कैसी होती है? लाइक मिस करते हो या क्या होता है? बेचैनी होती है, क्या चलता है? हालांकि मैंने देखा है फौजी बिजी रहते हैं, टीवी पर, फिल्मों में आप लिख भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल मुझे जैसे राठौड़ साहब ने मुझसे कहा था कि शुभांकर असली मजा वही था, वो जो बंदूक लेके सब करते थे, वो दिन अब जिंदगी में हर दिन याद रहेंगे जब तक एंड ऑफ द लाइफ रहेगा। डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है सर, जब तक सीक्रेट सर्विस में वर्क कर रहे थे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला सर। वहाँ कभी सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी वहाँ रेस्ट हुआ वहाँ सो गया, टाइम ही नहीं था। इतना बिजी थे ऑपरेशंस के अंदर या अपने प्लानिंग के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर, जो भी हमारा ड्रिल चल रहा था उसमें इंसान के पास मुझे लगता है कि कभी 1 मिनट का वक्त ही नहीं होता सोचने का। या मेरे पास सोचने का टाइम बहुत है सर। जब मैं आता हूँ तो मैं अपनी मर्जी का हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है। इस वक्त में आदमी के दिमाग में क्या है, वो शक। अब सपोज करो कि 2 बारी किसी ने मुझे मुड़ के भी देख लिया, तो चला रात भर दिमाग में रहता है उस आदमी ने मुड़ के क्यों देखा यार 2 बारी मुझे। आज हज़ारों मैसेज आते हैं तो आप ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर सर। उनमें से कौन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके सब लोग बुरे हैं, 1000 लोग हो सकते हैं यार मुझसे प्यार करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं बहुत सारे, लेकिन ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं उनको ये बोल रहा हूँ अगर वो मेरी जगह होंगे तो शायद वो भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाला कौन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% लोग गलत हैं, लेकिन हो सकता है कि उन 100 में से 1 या 2 है जो हमारा हित नहीं चाहते हैं सर। तो इस चीज़ पर सिविल के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट होना। और कई बार तो ऐसा फैक्टर आता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं ना, जगह बताऊंगा, कई बार दुख भी होता है कि यार मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा था यार। कई बार जब सिस्टम को देखना शुरू करते हैं हम लोग, जब यहाँ के लोगों को देखना शुरू करते हैं, तो एक पल के लिए मन में आता है कि यार क्या इन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया। हाँ, मतलब डे टू डे लाइफ में आपको ये एहसास हो सकता है, लेकिन एक एजेंट को सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है नॉर्मल लाइफ में, सिविलियन लाइफ में? सर सिविलियन लाइफ के अंदर एक एजेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे पहले तो क्या है कि एजेंट को सिविल लाइफ में ढलने में थोड़ी सी दिक्कत है सर। पहली चीज़ माइंडसेट की वजह से। माइंडसेट की वजह से सर, वो दुनिया ही अलग है। ये देखो बहुत डिफरेंट है। हम लोगों के अंदर एक कहावत है, पता है क्या सर, जब भी हम कभी निकलते थे ना तो हमारे सीनियर हमारे को एक ही चीज़ बोलते थे, भाई सिविलियनों से बात मत करना। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पहला ऑर्डर क्या होता था, सिविलियन से कोई बात मत करना। तो इसका मतलब आप समझ ही गए सर कि उन्होंने पहले ही एक अलग दुनिया क्रिएट कर दी है, भाई ये दुनिया के अलग ही लोग हैं करके, ये दूसरे लोग हैं। और देन बाहर आने के बाद क्या है कि सर जिस भी वर्ल्ड से हम लोग आए हैं, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने लाइफ के अंदर बहुत, आज मेरे पास खुद का, मेरे पास अपना आईडी भी नहीं है, एक आईडी कार्ड भी नहीं है। अगर आप मुझे बोलो कि लक्की बिस तुम NSG में रहे, इस चीज़ का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ नहीं दे पाऊंगा सर। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं NSG से हूँ या मैं कभी NSG में रहा हूँ। हाँ बेशक आप कभी आपको NSG जाने का मौका मिले तो आपको वॉल में मेरा नाम दिखेगा 2009 का, एक नंबर के साथ, मेरे सीक्रेट नंबर के साथ मेरा नाम होगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि मैं कभी NSG का हिस्सा रहा, मैं कभी इंडियन आर्मी में रहा, कभी स्पेशल फोर्स में रहा, कभी मेरे पास कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मान रहे हैं, लेकिन जब मैं ये प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कभी मैंने भारत सरकार के लिए काम किया, तो मेडल्स तो बहुत दूर की बात है ना सर। आपने कभी दुनिया में कभी ये नहीं सुना होगा कभी किसी सीक्रेट सर्विस के किसी एजेंट को कभी कोई मेडल मिला सर, कभी नहीं मिलता सर। लेकिन फिर भी आदमी वर्क करता है ना सर। आप कितना भी बड़ा काम कर लो लाइफ के अंदर, आपको मेडल कभी नहीं मिलेगा दुनिया में। वो ऐसा नहीं है कि हमें पहले पता नहीं होता, जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं सब चीज़ पहले ही पता होता है हमारे को पहले ही बताया जाता है कि तुम्हारे को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक लड़का LOC क्रॉस करके एक नई आइडेंटिटी में, सबसे मुश्किल होता है किसी दूसरे का जीवन धारण करना इस दुनिया में। अगर मुझे बोलो कि अगर मैं आपको बोलूँ यार तुम आपको एक दूसरे कैरेक्टर में जीना है, वो सबसे मुश्किल है सर, किसी और कैरेक्टर में जीना। मैं यहाँ एक्टिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, पिक्चरों की, मैं यहाँ आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। किसी और धर्म के, रिलीजन के व्यक्ति बन के आप रहे हो, मतलब जो भी अपनी लाइफ में रहा, तो वो इतना टफ है कि पिक्चरों में तो कोई बात नहीं सर, गलती माफ नहीं, रीटेक होगा। यहाँ गलती आपको सजाए मौत होगी सर। एक स्पाई के लिए दुनिया में एक ही लॉ है, वो दुनिया के हर देश का है, सजाए मौत सर। और वहाँ पर आपको ये भी पता है कि आपकी गवर्नमेंट चाहकर भी आपको बचा नहीं पाएगी सर। हाँ, ये तो इतना तो फिल्मों में भी दिखा देते हैं सर, नहीं बचा पाएगी बिल्कुल। हाँ। आपके दादाजी भी आर्मी में थे? मेरे दादाजी 1971 वॉर में शहीद हुए हैं सर, कुमाऊं रेजिमेंट से रहे। इंडिया पाकिस्तान वॉर में? इंडिया पाक। क्या असर पड़ा था उसका आपके? सर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इंस्पायर मैं वहीं से हुआ हूँ सर। अच्छी, मेरे दादा से ही बाद में पता चला। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे आर्मी से रिटायरमेंट है सर। फादर ने भी आर्मी से। मेरे जितने भी फैमिली बैकग्राउंड में आप देखोगे, मेरे दूर के चाचा ताऊ, हर सिर्फ आर्मी, मुझे छोड़ के
टोटल ऑल ओवर सर। तो जब आप सेंस में आए, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, आर्मी में जाने का मन था, ये जो थॉट था कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो शहीद हुए, फादर आर्मी में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर बचपन में जब ये चीज़ें समझ भी नहीं आती थी, मैंने आपको बोला बचपन में सबसे पहले क्या है कि वहीं से मैं इंस्पायर हुआ कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ अभी, एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर एक छोटी सी जगह है बुंगली, जहाँ आप जाओगे तो आपको शायद 2-2.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा आज भी। मैं 2024 की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं पैदा हुआ तो उस टाइम क्या हाल हुआ होगा देखो। तो जब भी वहाँ पर कोई बड़े लोग आते थे कोई गांव के अंदर, तो हमारे घर पर आते थे कभी मिठाई लाना बच्चों के लिए, तो उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता था हमेशा अपने घर क्यों आते हैं, गांव में तो यार 6-7 मकान और भी है वहाँ। तो धीरे धीरे पता चला कि यार मेरे दादाजी की वजह से आते थे ये लोग, एक रिस्पेक्ट दादाजी की। तो पहली चीज़ यही है कि अपने को अपने दादाजी से बनना है, तो पहला थॉट वहाँ से आ गया था सर कि अपने को फ्यूचर में अपने दादाजी जैसा ही बनना है। तो फिर पढ़ाई के लिए अपनी बुआ के घर आ गया जयपुर, वहीं से पढ़ाई करी। और पढ़ाई करने के बाद ऐसा भी कुछ नहीं था कि यार मुझे ऐसा लगे कि नहीं मुझे यही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी है। मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि सीक्रेट सर्विस MI क्या है, RNW क्या है, IB क्या है। देन एक सिर्फ डिफेंस ज्वाइन करना है, ये ज़रूर पता था कि डिफेंस ज्वाइन करना है करके, ठीक है, स्पेशल फोर्स में जाना है, डिफेंस में जाना है, इतना एक थॉट था। लेकिन एक नॉर्मली उसी चीज़ के लिए ट्राई किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए सर। अब यही सवाल शुरू करता हूँ मैं। एक बच्चा जो इंडियन आर्मी में जाता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि वो रॉ में जाएगा, IB में जाएगा या किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा? कैसे सिलेक्शन उसका होता है, कैसे उसे ट्रेस किया जाता है, क्या क्वालिटीज देखी जाती है? सर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो दुनिया की जो भी सीक्रेट सर्विसेज के लिए जा रहा होगा ना सर, उसके अंदर कुछ ना कुछ दुनिया में बहुत अलग होगा, कुछ ना कुछ वो स्पेशल होगा सर, जिसने दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी होगी। और ये कब ट्रेस किए? ये ट्रेस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा आर्मी में जाने के बाद ट्रैक होता है, पहले से ट्रेस करते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि एजेंसी आपको भी ले सकती है सर। आपको पता नहीं चलेगा कब से आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं वो लोग। उनको लगता है कि यार रियल में ये आदमी देशभक्त है भाई, ये इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरी बात समझे सर? तो कंटिन्यू आपको चेक किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी पूरी चेक करी जाएगी। जब देश को लगेगा वो आपके पास आएंगे, मिश्रा जी कि यार आप बहुत अच्छा जर्नलिज्म करते हैं करके, अब इस देश के लिए करो ना। बात समझ में आ रहा है सर? तो आपको समझ में नहीं आएगा यार मैं जर्नलिज्म में मैं क्या कर रहा हूँ करके। लेकिन फिर अब यहाँ से एजेंसी आपको बोलेगी कि आप करोगे जर्नलिज्म, लेकिन किसके लिए करोगे? सीक्रेट सर्विसेज के लिए करोगे। सेम ये एक बिजनेसमैन भी हो सकता है सर। आप सेम रविंदर कौशिक सर का ही उदाहरण देख लो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है ना, कि यार भाई बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा देशभक्ति प्ले देश के लिए करो। तो एक तरीका ये हो गया कि क्या करते हैं, आपको वो लोग चूज करते हैं। एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप कोई भी फोर्स ज्वाइन करके, आप कोई भी आर्मेड फोर्स ज्वाइन करके आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। वो आपका परमानेंट नहीं रहेगा, आप एक टर्नओवर के लिए, आजकल तो MI कंटिन्यू परमानेंट ही ले लेती है, आप IB हो गया, MI हो गया, आप एक डेपुटेशन के लिए विद इन 2 ईयर 3 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस अप्लाई के बाद भी आपको पूरे एग्जाम वगैरह सब कुछ चेक करने पड़ेंगे, कोर्स वगैरह मतलब जो उनको निकालना पड़ेगा, जो उनके जो भी एक प्रोसीजर है सर, चाहे उनका साइको हो, मतलब साइकोलॉजी हो, आपका टेस्ट हो, फिजिकल हो, एवरीथिंग वो। लेकिन ऑल ये शॉर्ट टर्म्स के लिए एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि आप अगर आप एक हाईली पोस्ट पर जाना चाहें, आप डेस्क पर बैठना चाहें, जो हमारे 5 डेस्क होते हैं, तो आप UPSC के थ्रू भी जा सकते हैं सर। आप नॉर्मली UPSC के थ्रू जाने के बाद देन आप RNW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए डेस्क के ऊपर। ये तो हमारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर हो गए नॉर्मल। एक अगर मेरे जैसे को भी लगता है कि यार मुझे अपनी टीम बनानी है, फिर उसके लिए मैं एक शॉर्ट टर्म अपनी टीम बनाता हूँ सर, कि मैं जैसे खुद एक सर्विस करता हूँ और मुझे अपनी खुद की एक क्या है, मुझे खुद की अपनी एक टीम बनानी है दुनिया के किसी भी रीजन में। मैं नाम नहीं लेता हूँ, सपोज करो मुझे वेस्ट में, नॉर्थ में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास खुद के पास अपना क्या है, एक छोटा पावर है, मेरे पास खुद के अंदर एक फंड है, ठीक है, एक एरिया है, उस एरिया में मैं कुछ एक लोगों को लेता हूँ जो सिर्फ मेरे अंडर में ही काम करेंगे। ये ओलंपिक के वो सर्कल है, अगर आपने 5 सर्कल देखे हैं ना सर, मतलब एक सर्कल को दूसरे सर्कल के बारे में कभी नहीं पता। अगर आप दुनिया में, अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर से या दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछोगे तो उनको भी अपने देश की सीक्रेट सर्विसेज के बारे में 100% किसी को नहीं पता होगा सर। मैं तो ये भी बोलूंगा कि जो RNW या दुनिया के किसी भी एजेंसी के चीफ है, CIA के चीफ है, उनको भी अपनी एजेंसी के बारे में 100% नहीं पता होगा सर। 70% से ऊपर तो मैं मानता ही नहीं दुनिया में किसी को पता होगा। अभी मेरे अंडर में भी कुछ लोग होंगे, कभी ना कभी तो टच में होंगे। मैं खत्म तो मेरी टीम खत्म ना सर। मैं अपने सोर्सेस कभी नहीं दूंगा। आपको कुछ भी काम कराना है कहीं पर, जिस जगह पर मेरे लोग एक्टिव हैं, अब मेरे थ्रू करो ना सर, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं अपना सोर्स कभी किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना एजेंट कभी किसी को नहीं दूंगा सर। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं
ये तो इतना तो हमने फिल्मों में देखा है कि अपना कि एजेंट अपना सोर्स नहीं बताएंगे। हाँ, ये मतलब एक सोर्सेस अलग है सर, अपना एक टीम जो मेरी एक पूरी लॉबी है। हाँ। हो सकता है एक लॉबी मेरी पिछले 10 साल से भी काम कर रहा हो सर। 10 साल से मेरा एक बंदा है जो एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है, मैंने 10 साल तक उससे कोई काम नहीं लिया है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन 10 साल से वो मेरे लिए वर्क करता है। सपोज करो किसी भी देश में, आपके पड़ोसी देश में एक आदमी है जो कपड़ों का काम कर रहा है सर, मैंने स्टार्टिंग में ही उनको एक बढ़िया सा कपड़े का दुकान खोल कर दी, सब कुछ। जब भी उसको मदद की जरूरत होती है मैं उसको मदद करता हूं, लेकिन 10 साल से मैंने वर्क नहीं रखा सर उससे। हो सकता है मैं आजीवन उससे वर्क ना भी लूं, बात समझ रहे सर, लेकिन मैं दूंगा किसी को नहीं सर। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे सिविलियन लाइफ में बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे और जो होंगे, ऐसा सीक्रेट नहीं, एजेंसीज के लिए काम कर रहे बहुत सारे ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। आपके दिल्ली के अंदर कितने सीक्रेट सर्विस के लोग घूम रहे होंगे सर। दुनिया की कौन सी एजेंसी है जो दिल्ली में एक्टिव नहीं होगी सर? हो और वो नॉर्मल लाइफ ही जी रहे नॉर्मल होंगे, लाइफ जी ऐसे रहे होंगे हंसते सर, खेलते, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। फोटो खींच रहा होगा। आप नॉर्मल, आपको पता ही नहीं चलेगा सर। देखो मैं बात स्लीपर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो पिक्चरों के आते हैं, स्लीपर सेल इज डिफरेंट सर, मैं बात एजेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अलग अलग काम है सर। देखो हर आदमी का एक सीक्रेट सर्विस या स्पाई नोज की दुनिया में हर आदमी का एक अलग काम है। एक आदमी का काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना और अपने कमांडर तक पहुंचाना, ठीक है, वो आपके डेस्क तक पहुंचता है नहीं पहुंचता उसकी हेडेक। एक आदमी का काम है सिर्फ सर्वेलेंस करना। एक आदमी का काम है कि यार कल मेरे लोग आ रहे हैं, कोई भी लोग आ रहे हैं XYZ, अब तेरा काम है कि इस एरिया के अंदर तुम उनको पूरा अकोमोडेशन वगैरह देगा, सब कुछ रहने की व्यवस्था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आदमी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा सर, वो आदमी क्या करेगा, उसका काम अकोमोडेशन से लेकर हर चीज़, गाड़ी प्रोवाइड करना। तीसरा, ये 2 काम आ गए। तीसरी कैटेगरी है कोई ना कोई तो यहाँ पर इलीगल वेपन का काम करता होगा सर, क्योंकि मेरे लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, अब मेरे लोग बाहर से आए तो मैं बाहर से तो वेपन लाऊंगा नहीं ना सर, मुझे यहीं से वेपन चाहिए और यहीं खत्म करना है। तो कोई तीसरा, कोई इसका मतलब जो आदमी यहाँ इलीगल वेपन का काम कर रहा होगा उसी टाइप का आदमी होगा सर। अच्छा आदमी तो होगा नहीं जो वेपन सप्लाई करता होगा, तो वो भी हमारा एक आदमी होगा सर। उसका काम है हमारे मेन आदमी तक क्या करना, वेपन्स को पहुंचाना, ठीक है, उसका सिर्फ इतना ही काम है। हमारा जो चौथा आदमी है वो कंटिन्यू क्या होगा, हमारे सबसे इनर सर्कल पर, वो हमारे कंटिन्यू टारगेट के ऊपर, टारगेट कौन है एवरीथिंग वो बताएगा सर, ठीक है, तो वो टारगेट बताएगा, ये लोग करेंगे, और लास्ट के अंदर दोबारा यहाँ से आपने इन्फिल्ट्रेशन किया, एक्सफिल्ट्रेशन करने वाला सब, तो एक अलग टीम है दुनिया में और कोई किसी को नहीं जानता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो कभी एक साथ जो वेपन्स इसने हमारे को दिए वो कभी सर्वेलेंस करने वाले को अपनी जिंदगी में नहीं जानता होगा, जबकि दोनों मेरे लिए एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं मेरे लिए काम करने वाले, लेकिन मैं कभी उसको उससे नहीं मिलाऊंगा, उसको जीवन में कभी नहीं पता चलेगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हो। तो ये पूरा एक तरीका है सर। आपका सबसे फैसिनेटिंग कौन सा ऑपरेशन था सर? ऑपरेशंस तो देखो हर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कम हो कोई ज्यादा हो, बट कोई एक दो रहता है ना जैसे जिंदगी में आप बड़े फक्र से कहते हो यार यहाँ कुछ हमने एक बड़ा किया था। देखो सर कि मैं आपको एक इंडिया का बताता हूँ, इंडिया के बाहर का बताता हूँ सर। एक एक्चुअली क्या था कि कुछ एक सिखलाई का, कुछ सिखलाई और सिख रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट है, एक सिख का एक सिखलाई है, आई थिंक मुझे एक्यूरेट याद नहीं है 7 सिखलाई थी या कौन थी। तो एक्चुअली वो कैरम खेल रहे थे सर एक कंपनी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट की बात है, सुगनू की बात है, जस्ट बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर के पास। तो कैरम खेलते हुए कुछ एक लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन किया कैंप के अंदर, एक कंपनी की बात है, बटालियन की बात नहीं है, उन्होंने 4 लोगों को शूट आउट शहीद कर दिया सर वहीं पर कैरम खेलते हुए, मतलब शूट आउट कर दिया। तो बात अपना 57 डीप माउंट तक पहुंची, लीमा कॉन्ग तक, वहाँ से 3 कोर कमांडर जो भी चीज़ है, ये पता लगाया कि यार ये किसका है, तो ये पता चला कि यार ये उस ग्रुप का काम है जिस ग्रुप के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है सर। यार सबसे पहले तो हमारे लिए ये दिक्कत हो गई पता करने में, जब इसका सीज फायर हमारे साथ था तो इसने हमारे जवानों पर क्यों फायर किया, क्यों मारा, हमने इस चीज़ के बारे में पूरा पता लगाया। मैं आपको एक इंटरप्ट करता फिर सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट वाला जिक्र किया, अब नॉर्थ ईस्ट में आपको एक ऑपरेशन अंजाम देना है, आपके 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। अब सीक्रेट सर्विस कैसे प्लान करती है, मेरा मेन क्वेश्चन है कैसे पूरा ऑपरेशन आप स्टार्ट करते हो? वही हम बता रहे हैं। आपको पता लग गया घटना कि 4 व्यक्ति आपके एक रेजिमेंट के शहीद कर दिए। नहीं, अभी मैं इसको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक 4 शहीद हुए, सबसे पहले क्या होता है कि अब ये काम किसको मिलता है, इंटरनल काम IB का है, लेकिन एक्चुअली CI ऑप्स है। देखो JNK हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, CI है, तो यहाँ पर RNW या MI5 सबका इंटरफेयर रहता है CI ऑप्स में। तो हर आदमी अपने तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे इसमें RNW ही काम करेगा या MI काम करेगा, IB काम करेगी, रिपोर्ट सबकी होगी सर, सब अपने तरीके से काम करेंगे। कहीं पर भी कोई इंसिडेंट होता है तो रिपोर्ट सबकी जाती है, जॉइंट रिपोर्ट सबकी पहुंचती है। तो हम भी अपना
MI भी अपना एवरीथिंग सब काम चल रहा है, तो हमारे सोर्सेज तक हम लोग पहुंचे, जो हमारे खुद के सोर्स होते हैं, कि हम लोग क्या होते हैं किसी ग्रुप के साथ। देखो सर, मैंने आपको अभी भी बोला कि जीवन में अपने देश को बचाने के लिए कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो शायद दिल गवारा जो नॉर्मल दिल गवारा ना करे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीक्रेट सर्विस का आदमी बहुत हाथ दूध के धुले हैं या वो बहुत सज्जन व्यक्ति है। मैंने सिर्फ ये बोला कि देश को बचाने के लिए कुछ भी करना हाथ पड़ता गंदे है, करने है ना? पड़ते हैं। तो हमारे को भी कुछ एक ग्रुप का, हम भी कुछ एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं सर। तो हम उस अपने ग्रुप के पास पहुंचे और हमने उनसे ये बोला है कि यार, क्योंकि देखो हमसे ज्यादा मिलिटेंट को वो लोग पहचानते हैं, इंसर्जेंट को, क्योंकि वो कंटिन्यू उन्हीं के साथ रहते हैं सर। हम तो कुछ टाइम के लिए वहां गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक इंसर्जेंट से बेहतर मैं किसी दूसरे इंसर्जेंट को मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे को उन्होंने बोला कि यार ये जो इंसिडेंट हुआ है सिकलाई के ऊपर, ये इंसिडेंट फलाने ग्रुप ने किया है सर। मैं उस ग्रुप का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा कि बहुत पावरफुल ग्रुप और अभी भी सीजफायर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो हमारे को कंफर्म, हमने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो ग्रुप क्यों करेगा भाई? 1999 के साथ 1999 से सीजफायर चल रहा है उसके साथ, उस ग्रुप के साथ तो ये होना ही नहीं चाहिए लगभग। तो उसने बोला यार नहीं, ये उन्हीं का काम है सर और 100% है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इस पर अपने सोर्सेस को एक्टिवेट किया और हमारे को एक चीज़ पता चला कि यार ये उसी ग्रुप ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि ताकि हर ग्रुप का अपना एक एरिया डिवाइड होता है सर। जैसे सपोज करो दिल्ली है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, दिल्ली को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। दिल्ली वेस्ट क्या है, ए ग्रुप चला रहा है, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। बी के साथ हमारा सीजफायर चल रहा है और सी और इनके साथ नहीं चल रहा है, ए बी डी के साथ। तो वो क्या चाहेगा कि आर्मी इनको फाइट करना शुरू कर दे। उसने जानबूझ के क्या किया, एक ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप के एरिया में हमारे बंदे शहीद करे ताकि हमारा पूरा शक किसके ऊपर जाए, जो ग्रुप वहां पर एक्टिव है, और हम उस ग्रुप को पूरा खत्म कर दें। जिसके लिए आर्मी ऑपरेशन भी कर रही है। आर्मी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भाई कंपनी के अंदर 4 आदमी शहीद करके गए, तो आर्मी ने तो एक्टिव होना ही था सर। जब फौज एक्टिव हुई तो फौज ने पूरा ब्रिगेड से लेकर सब एक्टिव हुई, कंटिन्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। किसके खिलाफ? जो ग्रुप वहां एक्टिव था, लेकिन मारने वाला कोई और ग्रुप था, ये हमें पता चला सर। इसकी हमने रिपोर्ट करी कि सर ऐसा ऐसा है। इस ग्रुप जो एक्चुअल रीजन है ये है, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 2007 में, उन्होंने दिल्ली बात करी और दिल्ली बात करने के बाद बोला सर कि इनका जो एसएस बोलते हैं सर हम लोग, जैसे इंसर्जेंट क्या होता है, इसको एसएस बोलते हैं, सेल्फ ब्रिगेडियर। खुद ही ब्रिगेडियर बन गए, है ना। जैसे एक तो मतलब किसी गवर्नमेंट ने तो बनाया ही नहीं है, खुद ही ब्रिगेडियर, खुद ही जनरल बन जाते हैं वो लोग, तो उनका भी अपनी एक रैंक होती है। तो एक फलाना एसएस ब्रिगेडियर है और उसके इशारे पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया सर, बोला आप अभी कोई एक्शन नहीं लोगे करके, क्योंकि उनके साथ सीजफायर चल रहा है। तो इससे 2 रीजन हो गए सर कि एक तो यार कि हमारे ही लोग शहीद कर दिए और वो आदमी हमारी धरती में बैठा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान की धरती में बैठा हुआ। बेशक हमारे मॉरल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा सर, कल तो हमें भी मारेगा। सेम चीज, अगर हम इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, काउंटर एक्शन नहीं डालेंगे, तो कल किसी और का नंबर आएगा। तो हमारे एक मजबूत सीनियर थे सर, उन्होंने एक चीज प्लान किया कि बोला ठीक है एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती में नहीं करेंगे। अच्छा, दिल्ली सरकार चाहती है कि ऑपरेशन ना हो, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती में नहीं करेंगे सर। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल चीज क्या थी, यहाँ उल्टा हो गया इस ऑपरेशन में। आज तक हमारे लिए होता था किसी देश से किसी को निकाल के लाना, अब यहाँ उल्टा है कि हिंदुस्तान से बाहर कैसे लेके जाएं उसको यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती में ऑपरेशन करेंगे तो दिल्ली सरकार ने मना कर रखा है कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए इसको। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि उस आदमी को हम कैसे बाहर लेकर गए, ठीक है। और इस बार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमने एक दूसरी एजेंसी की भी मदद ली सर। एक फीमेल एजेंट थी किसी दूसरी एजेंसी की, उसकी भी हमने मदद ली और उसने हमारी हेल्प करी। मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लोग अभी कंफ्यूज होंगे यार कि दूसरी एजेंसी क्यों मदद करेगी, क्योंकि स्पाई नोस की दुनिया में, एजेंसी की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता। जब जरूरत पड़ती है तो हम सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं सर, ठीक है। ये एजेंसी का रूल है। तो एक दूसरी फीमेल ने हेल्प करी और वो उसको हिंदुस्तान से म्यांमार तक लेकर गई और उसको एलिमिनेट किया सर। अब इसमें 2 टॉपिक आ गए। एक टॉपिक आ गया हनी ट्रैप, मुझे सुनाई समझ में आ रहा है। हाँ। दूसरा टॉपिक है 2 एजेंसीज का। ये आपने एक अच्छी किस्सा सुनाया। अब इस किस्से से मेरे जहन में एक और थॉट आया। देखिए, हम तो टीवी देखने वाले लोग हैं, हमने सीक्रेट एजेंसीज को सिर्फ टीवी तक देखा है, तो हमारा थॉट प्रोसेस कुछ जर्नलिस्टिक है, कुछ टीवी वाला है। एक फिल्म आई थी टाइगर, सलमान खान की, उसमें दिखाया कि पहली बार ऐसा हुआ कि ISI और रॉ ने मिलकर कुछ ऑपरेशंस को अंजाम दिया। आपने अभी कहा कि एजेंसीज को जरूरत होती है वो साथ मिलकर ऑपरेशन अंजाम देते हैं।
इज इट पॉसिबल सर, कि नहीं, कभी लाइफ में सच में ऐसा हुआ कि आईएसआई या रॉ ने साथ मिले कोई ऑपरेशन अंजाम किया हो? सर मैंने भी आज तक जितनी भी केस स्टडीज पढ़ी हैं या मेरे सीनियर या कहीं सुना हो? नहीं, मेरे सीनियर लोगों ने जितना भी हमने डीब्रीफिंग सुनते हैं, केस स्टडीज हमने जितनी भी पढ़ी है एजेंसी में, हम लोग भी केस स्टडीज को पढ़ते हैं कि इस देश में क्यों ऐसे इंसिडेंट हुए, ताकि हम दोबारा ना करें उस चीज से करने के लिए। मैंने आज तक ऐसा कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा सर, ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी नहीं है कि हमने आईएसआई के साथ मिलकर ऐसा कोई ऑपरेशन किया हो। कभी नहीं? कभी नहीं। मैं इस बार उस पार सीक्रेट एजेंसीज कुछ शेयर नहीं करते? जैसे मैंने अभी भी कई सारी फिल्में मैंने देखी। नहीं अभी एक हेल्प जरूर हमने करी थी, ऐसा नहीं है। हमने एक ऑपरेशन तुरखम में हेल्प करी थी आईएसआई की, क्योंकि आईएसआई को मिसगाइड किया था केजीपी ने। एक ऐसा मिसगाइड किया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर 1981 में दोबारा वॉर करने वाला है। ऑपरेशन तुरखम नाम है उसका। बस उसमें हमने ये किया था कि उनको क्लियर किया था, सेम हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन थी कि पाक हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है, बट उसमें हमने आईएसआई को एक हेल्प करा था, जो सब चीज़ें क्लियर करा था कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सेम चीज़। लेकिन ऑपरेशन अभी तक हमने कोई साथ में ऐसा कि मैं बोलूँ कि आईएसआई और RNW ने कोई मिलकर या MI ने कोई मिलकर, एक दूसरे से टच में तो रहते होंगे सर टच में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सब पता होता होगा कि वो उनके बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं। सर आप कभी भी डिप्लोमेट जब जाओगे, कभी एम्बेसी में जाओगे, आप किसी भी कवर आईडी के अंदर, तो डेफिनेटली आप टच में तो रहते ही हैं सर, ये तो पता ही रहता है। नहीं, एक होता है जनरल जानना, एक होता है कि सीक्रेट वाला इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, सब जान के रखना। नहीं, जो हाईली रैंक पर होंगे सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो दो तरीके होते हैं सीक्रेट सर्विस में, दो होते हैं। एक बहुत ही, आप अभी बोलोगे यार RNW चीफ का नाम क्या, सबको पता होगा सर, सबको मालूम है यार IPS कैडर है, बिहार कैडर अभी RNW के चीफ है, ये तो नॉर्मल बात है। उनकी फैमिली में कौन है क्या है सब है। लेकिन एक फील्ड एजेंट बहुत डिफरेंट है सर, ये डेस्क नहीं है सर। एक जो फील्ड पर जो काम कर रहा है उसके बारे में जानना दुनिया का सबसे मुश्किल है सर। नहीं, जैसे अभी मैंने एक सीरीज देखी अवरोध या करे कुछ, सोनी पे आई थी, तो उसमें दिखाया कि पीओके में जो पाक के चीफ है और इंडिया में जो इधर है, ये दोनों अपनी अपनी साइड से हिंदुस्तान पाकिस्तान भी कर रहे हैं, बट बीच बीच में एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी जगहों पर एक दूसरे को बचा भी लेते हैं। नहीं तो मैंने आपको या कई बार एक दूसरे सेवियर में भी एक दूसरे को थोड़ा देते हैं कि यार चल तू यहाँ अपनी बचा ले, कल को तू मेरा बचा लियो। नहीं, मैंने हाई रैंक में बोला ना सर, आप जब अभी तो बोला मैंने आपको कि जैसे हमारे RNW के चीफ हैं या पाकिस्तान के ISI के चीफ हैं या उनके जो भी डेस्क में हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, उनके बारे में तो डिटेल्स होती है ना सर। अगर कभी भी बात भी करना हो, कोई डिप्लोमेसी में बात करना हो, तो जस्ट बात भी करेंगे वो लोग। लेकिन फील्ड एक डिफरेंट है ना सर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करके बात कर रहे हो, लेकिन जब कोई बंदा LOC क्रॉस कर रहा है, वो तो पहले इलीगल हो गया ना सर। ओके, तो दोनों काम में फर्क है ना सर। आर्मी में और सीक्रेट एजेंसीज में क्या डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं? सर आर्मी मतलब बहुत ही डिफरेंट है आपके पास। आर्मी क्या है सर, आर्मी एक है किसी भी देश, आर्मी बनी किस लिए है सर, किसी भी देश को अपनी बाहरी सीमाओं से बचाना, दुश्मन से बचाना। अगर आर्मी कोई भी ऑपरेशन करती है, आर्मी के पास पावर है, सपोर्ट है पूरा का पूरा। अगर आप म्यांमार का ऑपरेशन भी देखो सर, कि अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ म्यांमार के अंदर, पैरा एसएफ ने किया, तो पैरा एसएफ ने किया जरूर, लेकिन उनके पास पहले से एयरफोर्स का भी सपोर्ट है ना सर। रिजर्व में बैठी हुई एयरफोर्स, आरटी बैठी हुई है पूरी की पूरी, अपनी बफोर्स वगैरह लगा के, आरटी गन्स लगा के बैठे हुए हैं कि यार हम सपोर्ट में है, कुछ भी होगा तो एयरफोर्स रेडी है। ये आर्मी का ऑपरेशन है ना सर, आर्मी ऑपरेशन कर रही है। सीक्रेट सर्विस में आपके पास तो कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है ना सर। आप दूसरे देश के अंदर जा रहे हो, आपकी एक छोटी सी गलती दो देशों की डिप्लोमेसी को खत्म कर सकती है सर, रिलेशंस खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी गलती हो गई है तो आप ये नहीं समझ सकते कि एक एजेंट की गलती से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दो देशों के रिलेशन में कितना फर्क पड़ेगा सर। तो कितना प्रेशर होगा वहां उसके ऊपर। जैसे अभी कनाडा या यूएस वाला किस समय पड़ रहा है, कितना हुआ ना सर, डिप्लोमेसी में फर्क पड़ा ना सर। कुछ एक किलिंग्स के कनाडा बोलता है कि यार ये आपकी सीक्रेट सर्विसेज ने कराई है, यूएस ने भी बोला है ना सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100% एविडेंस नहीं है। देखो कनाडा ने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया है कि डायरेक्ट वो हमारी सीक्रेट सर्विसेज के ऊपर बोले यार ये है, चाहे वो करा कि इनडायरेक्ट तरीके से करा रही हो, लेकिन रिलेशन में तो फर्क पड़ रहे हैं सर। यूएस ने भी ये बात कही, यूएस ने भी यही बात बोली है ना सर, पन्नू को लेकर सर। तो दोनों में बहुत फर्क है सर। देखो अपने देश के अंदर आपके पास पूरी पावर है, कानून तो आपका ही है ना सर। यहाँ पर कोई भी चीज होगी, सपोज करो आर्मी में प्रमोशन भी है, मेडल भी है, नाम भी है, सम्मान भी है। आप लोग नाम में हो ना सम्मान में हो, मतलब पूरा सपोर्ट है सर आपके पास। अब देखो वही वाहियात वाला सवाल फिर यहाँ आ जाएगा, वो जो आपने कहा सवाल अच्छा नहीं था। एक ऐसी जॉब जहां पर नाम नहीं है, सम्मान नहीं है, मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, घर वाले भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये नौकरी मेरा लड़का कर रहा था, बाहर निकल के देश कोई गद्दार कह देगा, कोई कुछ कह देगा। तो उसने सवाल पूछा था, डेफिनेटली याद आ गया। फिर कहां से आता है सर? सर मेरे जहन में फिर क्यों मैं आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे भी नहीं मिलता है सर, कि एक 23 साल का लड़का
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, उसको पहले से पता होता है, मुझे तो पता है, मुझे तो यही पता ही नहीं है सर मैं मरूंगा करके, मुझे तो नहीं पता है ना सर, मतलब है कि मतलब जिंदा हूं, लेकिन एक 23 साल का लड़का जिसको ये पता है कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी को कभी भी नहीं देखेगा सर, भगत सिंह। उसको पता है ना सर, फिर वो फांसी में चढ़ता है ना सर। हमारे को तो पता है यार, हमारे को सब कुछ मिलना है, आएंगे सब कुछ मिलेगा, फंड भी मिलेगा, जितना मैं एलओसी क्रॉस करके गया हूँ मुझे उसके अलग से अलाउंसेस मिलेंगे, मुझे $1500 अलग मिल रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए 2 देशों की मैं सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट मुझे अलग सैलरी दे रही है, जैसे ही मैं एलओसी क्रॉस करता हूँ मुझे अनाउंस अलग मिलता है सर। वहाँ वो उस आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं सर, जिसको ये पता है कि मैं जीवन में नहीं देखूंगा उस आज़ादी को, उसके लिए फांसी में चढ़ गए सर। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। ट्रू। मतलब जिसको पता है कि मैं जिस चीज, आप ही सोचो सर जी, अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि मैं जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं मैं उसका रिजल्ट कभी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा, फिर भी वो कर रहा है सर, और पता है उसको मैं देख नहीं पाऊंगा सर, लेकिन उसको ये पता है कि इसका रिजल्ट हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आपने अपने से ज्यादा अपने देश को अपनी प्राथमिकता दे दी, है ना सर, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ना सर, कि मतलब मैं रहूं ना रहूं, मेरे आने वाले मेरे भाई बहन मेरे बच्चे रात के 12 बजे भी अपने घर जाएं तो उनको लगे हम हिंदुस्तान में घूम रहे हैं यार भाई। ठीक, खूबसूरत बात। आई थिंक ये मोटिवेशन का पॉइंट है। लेकिन आपने इसी बीच में एक नया टॉपिक अच्छा छेड़ा, अलाउंस का, पैसों का। सीक्रेट सर्विस वाले को पैसा कितना मिलता है और क्या क्या फॉर्मेट होता है? सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल सैलरी ऐसा नहीं है, जो भी एक बेसिक सैलरी है, जो भी गवर्नमेंट 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, नहीं सर इतना तो कहाँ मिलता है सर, इतनी सैलरी। एक नॉर्मल जो नॉर्मल आप लोगों का भी 1 लाख 1.25 लाख, बस ये एक सैलरी है सर। इसके अलावा अनाउंसेस मिल जाते हैं सर। देखो अनाउंसेस क्या होते हैं, वो हमारे को भी मिलते हैं, वो आर्मी को भी मिलते हैं। अगर सपोज करो यार कोई हाई एल्टी में हो, इस टाइम ग्लेशियर में हो सर, -40 डिग्री टेम्परेचर पर, तो डेफिनेटली उनका तो अलग होता है। सीक्रेट सर्विस वालों क्या होता है? डेफिनेटली हम लोग भी अगर एलओसी क्रॉस करा तो उसके $1500 $1000 एक्स्ट्रा पैकेज होता है सर, डिपेंड करता है। जैसे आर्मी वाले को 4 लड़के नहीं रखने होते, आप लोग ने कहा ना कि एक दुकान खुलवा दी किसी की, आपको अपने नीचे सोर्स मैं अपनी सर नहीं, ये तो मैं अपनी सैलरी की बात कर रहा हूँ। उस फंड पर हम दोबारा आएंगे सर। अच्छा, वो फंड दोबारा आएगा। ऑपरेशन फंड अलग है, बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी है मेरी सर। जो मेरी बेसिक सैलरी 1 लाख 1.5 लाख कुछ अलाउंस होंगे, वो निर्धारित होंगे। ऑपरेशन फंड अलग है। सपोज करो कि लक्की बिस्ट को कहीं भी बगल में अपने बांग्लादेश के अंदर या XYZ पाकिस्तान आपको भेजा रहा है, पाकिस्तान बलोच भेजा जा रहा है सर। बलोच में आप मुझे ऑपरेशन तैयार करना है सर। इस देश के लिए मैं बोलूंगा, शायद मुझे नहीं पता कि दुनिया के किसी देश में, हमारा देश सर, अगर आप सिर्फ काउटा ऑपरेशन को छोड़ दो सर, काउटा का जो फेलियर अगर आप छोड़ दो, कभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कभी फंड के लिए मना नहीं सर। आपको जितना फंड चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज गवर्नमेंट कभी हिसाब नहीं पूछती सर, आपके सोर्सेज का हिसाब नहीं पूछेगी। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे $50,000 की जरूरत है प्रेजेंट जगह पर, किसी भी जगह, पाकिस्तान की किसी भी जगह पर पीओके पर, मुझे इतने लोग चाहिए, इतना वो चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, ठीक है, 400 टेम्पल्स को जला दिया पाकिस्तान ने, ISI ने 400 टेम्पल जलवा दिए। मुझे बाकियों को बचाना, और मुझे बाकियों को बचाने के लिए $1 लाख की ज़रूरत है। गवर्नमेंट $1 लाख में से ये नहीं बोलेगी सर कि मैं $2 काट रही हूँ, वो $2 भी नहीं काटेगी सर। आपको $1 लाख का $1 लाख देगी। सिर्फ आपने एक जो रूल्स है गवर्नमेंट के कि इतना फंड कहाँ गया, अपने सीनियर को इतना फंड कहाँ गया, लेकिन किसको गया ये कभी नहीं पूछेगी सर। किसके पास वो फंड गया वो कभी गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। और मुझे लगता है सर कि ये इसी देश में हो सकता है जहां पर हमारे से कभी सोर्सेस का नाम नहीं पूछा जाता, उनसे उनका बैंक अकाउंट नहीं पूछा जाता, पैसा कैसा ट्रांजेक्शन किया वो कभी नहीं बताया जाता सर, कभी नहीं पूछा जाता। सीक्रेट एजेंसी में भी करप्शन होता है सर? देखो पैसा, क्योंकि पैसा बड़ी खतरनाक चीज होती है। अगर आप इस देश में फोर्स घोटाला सुना मैंने, और बहुत सारे रविंदर शर्मा का हर तरफ चलता रहता है कि आर्मी की डील्स में घोटाले होते हैं। जितना बड़ा वेपन आता है उतना ज्यादा मार्जिन घोटाला, ऑफिसर्स पैसे खाते हैं सीक्रेट एजेंसी में, क्योंकि आपने कहा ना कि यहाँ हिसाब किताब नहीं है, बाकी सबका तो हिसाब किताब होता है। बिल्कुल, जैसे अगर आप एक किस्सा, रविंदर शर्मा आई थिंक 2011-12 में वो US में खत्म भी हो गए, तो कुछ पैसों के लिए या उनकी जो भी मजबूरी थी, वो भी एक डेपुटेशन में आए थे। आई थिंक बैकग्राउंड उनका आर्मी से ही था, तो उन्होंने RNW के लिए वर्क करते थे, और उन्होंने CI के साथ भागे थे, जो बाद में नेपाल भाग गए, नेपाल से US चले गए, और US में एक एक्सीडेंट में कहते हैं दुनिया मारे गए, लेकिन वो सबको पता है किसने उनको मरवाया। तो है सर, देखो दुनिया में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 100% के 100% लोग तो अच्छे हर जगह भी नहीं है ना सर। दुनिया में मैं ये बोल दूं कि नहीं यार कि 100% लोग अच्छे होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, ये अच्छी बात। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, लाइफ सवाल, प्रैक्टिकल सवाल। ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जो इंटेंस जॉब करता है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होता है। आपकी जॉब भी इंटेंस है, कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हो फिर? सर
देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब जॉब आप कोई भी कर रहे हो, इंसान है, गुस्सा आपको आएगा, फ्रस्ट्रेशन आपको आएगी डेफिनेटली। क्या होता है कई बार कि एक इंसिडेंट है कि मेरा एक फ्रेंड तार को क्रॉस करके बाहर चला गया था। तो बॉर्डर क्रॉस करके? मतलब नहीं, हम पहले ही बाहर थे। अच्छा। मतलब पहले ही आउट ऑफ वो थे, और उस आउट ऑफ एरिया में भी हमारा भी एक कोई दायरा है, उस दायरे को क्रॉस करके चला गया। तो उसको जो भी काम रहा होगा उस काम से वो चला गया, और तो 2-3 दिन तक वो नहीं मिला सर। देन उसके बाद वो तो नहीं मिला, उसकी बॉडी मिली, और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट थे ड्रिल मशीन से छेद करके। अब हमें नहीं पता सर कि ग्रुप में कितने लोग इन्वॉल्व थे। मारा तो उसे 2 या 4-5 नहीं होगा ना सर। मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि 25 लोगों ने ही उसको मारा, 2-4-5 लोगों ने ही मारा होगा। तो शायद उसकी बॉडी में जितने नट बोल्ट थे सर, उससे 3 गुने ज्यादा हमने भी बदला लिया होगा सर। तो गुस्सा ऐसे ही निकलता है सर। 18 नट बोल्ट थे तो 3 गुना ज्यादा हमने भी उनके खत्म करे सर। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा सब नहीं होगा सर, हमारा तो 2 या 4 या 5 ने होगा ना। ये अनसेड रूल होता है कि अगर हमारे को डेंट किया तो हम भी बदला लेंगे सर, और उससे खतरनाक लेंगे ताकि बेंचमार्क और बढ़ाओ। सर आपकी रूह, आपने हमें दिखाया, आपने हमें मैसेज दिया। ये मैसेज देने का तरीका था कि हम ऐसे मारते हैं। आप एक सिंगल बुलेट से भी मारते यार, कोई बात नहीं, 9mm सर में मार देते, आदमी 2 सेकंड में मर जाता, ठीक है। लेकिन आपने मारने का तरीका हमें दिखाया कि हम कैसे हैं, फिर हमने आपको तरीका दिखाया कि हम कैसे हैं करके। लकी बिश ने 150 आदमी लगभग मारे। नहीं सर, ये मैं नहीं बोलता हूँ, तो लोग जो कहते हैं एक डेटा आता है कि लकी बिश ने 150 लगभग आदमी मारे। सबसे ब्रूटल कैसे किया दुश्मन को? जो मैंने आपको बोला ना, जो कि 18 नट बोल्ट बॉडी में थे सर, तो 3 गुने ज़्यादा हमने गिराए। तो आप एक ये लगा लो, मेरे वेपन के अंदर 30 राउंड थे, 30 की मैगजीन थी मेरी, और 30 की मैगजीन के बाद मेरा 17 का एक पिस्टल था 17 राउंड का। शायद उसमें मैंने 2 राउंड कम इसलिए डाल रखे थे कि मैगजीन थोड़ा सही रहे। हम हमेशा 1-2 राउंड कम डाल के रखते हैं ताकि स्प्रिंग सही रहे। मतलब वैसे 17 डालेंगे तो मतलब आप समझ गए, मतलब कि स्प्रिंग की मजबूती के लिए पिस्टल में 15 राउंड और 30 के समथिंग। तो एक आदमी शायद 2 या 3 बुलेट से मर गया होगा मेरी, तो उस पर 30 राउंड भी वो उतारे हैं सर, और 15 राउंड भी वो उतारे हैं, जबकि मरा वो सिर्फ 2 ही राउंड से होगा। मुझे नहीं लगता कि उसने 2 राउंड भी सहन करे होंगे। एक राउंड में 30 का राउंड था, 30 की मैगजीन, आई थिंक 2 में ही खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी उस पर पूरा मैगजीन उतारने के बाद भी फिर 15 राउंड बचे हुए थे, वो भी उतारा। तो ये आदमी का गुस्सा होता है सर एक। और उस जगह मैं नहीं, उस जगह दुनिया में कोई भी होगा ना सर, वो भी वही करेगा। नॉर्मल हम लोगों की दुनिया में नहीं, आपको भी गुस्सा आएगा सर। समझ रहा हूं मैं। हम लोग की दुनिया में कहते हैं जो इंटेंस काम बहुत ज्यादा करते हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन 3 तरीके से निकालते हैं। या तो वो नशा करते हैं, सेक्स करते हैं, या योगा करते हैं। और कोई लोग कहते हैं ये हर फील्ड में कॉमन होता है कि जो आप इंटेंस जॉब करते हो तो उसका फ्रस्ट्रेशन इन्हीं 3 में से किसी एक से रोजमर्रा की जिंदगी में निकलता है। नशा, सेक्स, योगा। आप क्या करते थे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, इसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए सर। ये जिसने थ्योरी दी होगी उस आदमी के पास टाइम होगा नशा करने के लिए, डेफिनेटली, योगा करने के लिए, सेक्स करने के लिए। सर हम तो कई बार उन जगहों में रहकर आए हैं जिन जगहों में हमें 20-20 दिन तक आदमी नहीं दिखता सर। मतलब ऐसे जगह पर भी हमने ऑपरेशन किया कि हम इंसान देखने के लिए तरस गए। तो वहाँ सेक्स तो बहुत दूर की बात हो गई। और नशा, जब अब सर आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ आपको नींद नहीं आती टेंशन के मारे, कि अगर हल्का सा भी खुद ही अगर किसी किचन में गिलास भी गिर गया, या आपने दरवाजे के ऊपर हल्का सा एक आयरन बॉल डाला है, हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए कई बार कर लेते हैं कि हल्का सा इम्प्रोवाइज तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आयरन बॉल रख दिया और हल्का सा भी हुआ तो आयरन बॉल से गिरने से नीचे मैंने एक प्लेट भी रख दी, तो मुझे पता चलेगा। एक हल्के से हवा के झोंके से भी अगर आयरन बॉल से आपकी नींद उड़ जाए, तो मैं बोलता हूँ यार ये तो नशा भी इस जगह पर आपको कुछ और दिमाग जाएगा ही नहीं सर आपका। और रही योगा, तो सर योगा के लिए कभी, मतलब आपने अच्छी चीज़ बोली, मुझे कभी लगा नहीं कि योगा का, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज या पहले ही इतने थक जाते थे लाइफ के अंदर, इतनी हमारी रूटीन एक्सरसाइज या ऑपरेशन हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाया सर लाइफ में। हाँ, बट फिर ये मेंटल स्टेबिलिटी कैसे लाते हो? जैसे एक आदमी को आपने देखा 18 नेट बोल्ट सिचुएशन क्यों नहीं सर, उससे पहले हमारी सिचुएशन हालत वो थी सर। हमारी सिचुएशन हालत ये थी कि जैसे कि हम लोग जब आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं हम लोग, कि भाई हमारे सीनियर को पता चल जाता है सर, ऐसा है देखो कि गए हमारे जैसे उन्होंने कितने एजेंट निकाल दिए, जब उन्हें पता चल गया कि इसका टर्नओवर है, इसको लाओ 2 महीने लाने के बाद बोलेंगे कि नंबर ये है, शाम को एक काम करो 4 बजे ग्राउंड पर आ जाना 08 पैक के साथ। उनको पता है भाई कि आपने कहावत सुनिए घोड़ा, आप घोड़े को खाना खिलाओ तो घोड़े से काम जरूर निकाल लो सर,
अगर आपने घोड़े से काम नहीं निकलवाया ना, वो आपको गिराएगा, लात मारेगा। अगर आपने घोड़े से प्रॉपर काम निकलवाया है, वो घोड़ा बहुत शांत रहेगा सर, वो ज़्यादा लात नहीं मारेगा, उसके बाद कभी मालिक को नहीं गिराएगा। आप आजमा के देखना कभी भी हॉर्स को ओवर खिलाना, वो आपको 4 लात भी मारेगा, 2-4 बारी नीचे भी गिराएगा। जितना खाना खिला रहे हो उतना काम ले लो उससे डेली। सेम सिचुएशन यही है, हमारे ऊपर सीनियर्स लोगों को पता चल जाता है कि भाई है फर्स्टेट है, एक तो लीव नहीं भेज रखा, कहाँ नहीं भेज रखा, छुट्टी नहीं भेज रखा इसको, क्योंकि पिछले 2 महीने से छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर रहा है, ठीक है, कि भाई घर जाना है, उसके बाद इसको ऑपरेशन में भेज दिया, अब इसको आती है, इसको दोबारा और कहीं भेजना है, ठीक है। अब जाति की आदमी तो शाम को बोलेंगे आ जाओ भाई ग्राउंड पर आया। अब यहाँ से होगी आपकी 30 किलोमीटर की रनिंग 28 kg वेट के साथ, ठीक है। और एक जब वो आप दौड़ोगे ना, वो 28 kg 32 kg में बदल चुका होगा धीरे धीरे, क्योंकि इतना पसीना उसमें आ चुका होगा कि वेट भी बढ़ता रहेगा। जब आप 40 किलोमीटर दौड़ कर आओगे ना 6-7 घंटे के अंदर, और टाइमिंग भी उसमें बोल देंगे सीनियर की भाई टाइमिंग है 7 मिनट 15 सेकेंड, मतलब 7 मिनट 15 सेकेंड के हिसाब से आपको पर किलोमीटर निकालना है, और नहीं तो कल फिर दोबारा होगा। वो जब 40 किलोमीटर आएगा तो उसका समझ लो कि उसका 15 दिन का चला गया सर, बिल्कुल वो 15 दिन तक शांत है, बिल्कुल। तरीके हैं सर, घोड़ा बना दिया सर। 15 दिन तक वो कुछ नहीं बोलेगा सर, वो बिल्कुल शांत रहेगा, चीज़ है बिल्कुल। बट ये लव लाइफ और सेक्स लाइफ ना होना फ्रस्ट्रेट नहीं करता है यार सर देखो कि है अपनी लाइफ के अंदर कि, क्योंकि ये भी बेसिक नीड है। बेसिक नीड और है। सीक्रेट अगर एजेंट को आप कह रहे हो कि 20 दिन तक इंसान नहीं दिख रहा, मतलब आदमी देखने के लिए तरस गया, ऐसा नहीं है डेफिनेटली। लेकिन एक्चुअली मैं आपको और बताऊं कि बहुत सारी ये सवाल में इसके एक्चुअली मुझे अगला सवाल पूछना है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको। आपने एक लाइव देखी है सर, आपने पिक्चरों में बॉन्ड की लाइव देखी है? हाँ हाँ, बेशक लड़की गोली 2 ही चीज होती है ना, बेशक लग्जरी गाड़ियां ना हो, चीजें ना हो, तो एक एजेंट को बाहर गर्ल्स की कभी कमी नहीं होती है सर लाइफ के अंदर। क्यों? मैंने आपको बोला ना, उसको इस चीज की कभी कमी नहीं होगी सर लाइफ। क्यों? कैसे? आपके पास फंड की कमी नहीं, हाँ। आपके पास सोर्सेस की कमी नहीं है। सोर्सेस आपके पास, आपके पहले से लोग एक्टिव हैं, सब चीज़ एक्टिव है, जो आपके कहने से कुछ भी करने के लिए रेडी है, तो आपको कमी किसी चीज़ की नहीं होगी सर। तो बेसिक मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेसिक आप फरारी गाड़ी में नहीं घूम सकते, लेकिन रूम के अंदर आप एक लड़की के साथ हो, कोई नहीं देख रहा है सर। फरारी गाड़ी में आपको देख लेंगे कि चलो यार पैसा है, मैं एक फरारी रेंट में ले सकता हूँ, अभी XYZ कहीं भी हूँ, मैं दुबई में हूँ, किसी भी जगह पर हूँ, फरारी में मुझे 10 देखेंगे, लेकिन मैं कहीं एक फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं रूम के अंदर किसके साथ हूँ उसको कोई नहीं देखेगा सर। तो ये यही रीजन तो नहीं कि सीक्रेट एजेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा लड़कियां बन जाती हैं, हनी ट्रैप बहुत। और ये बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सामने वाला भी समझ रहा है कि यही एक चीज है जो छुप कर सकता है, जो छुप के कर सकता है। पैसा तो खर्च कर नहीं सकता, पैसा खर्च नहीं कर सकता ना, पकड़ जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है कि कमरे में क्या हो रहा है, उसको किस कमरे में किसके साथ है, वो दुनिया में कोई नहीं देखेगा। तो एक एजेंट, और बहुत सारे केसेस भी हनी ट्रैप के, बहुत सर। यहाँ के IPS बताऊंगा आपको, शायद ऑपरेशन LTT के टाइम पर थे, एक सीनियर IPS जो RNW के लिए काम करते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, ऑपरेशन को पूरा प्लान कर रहे थे हुई लंका के अंदर। एक CIA के एक एजेंट आई पहले, उनके साथ दोस्ती करी, गोरी लड़की देखकर आपको पता होगा लास्ट में जब RN के सर ने उस केस फाइल को लिया, देन पूरी सीक्रेट चीजें देकर गए, पूरे उनकी पूरी पिक्चर बना रखी थी उन्होंने, पूरी एक हिंदी पिक्चर बनाई थी पूरी की पूरी। जस्ट अभी कौन से होटल में बनाई थी, मैं नाम क्या बोलूँ, IPS सर की पूरी पिक्चर बनाई थी सर। आप सर्च मारोगे तो शायद आपको वो केस भी समझ में आएगा। देन ऐसा नहीं है